आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो इसे पढ़ने से पहले इसका एक हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने देखा होगा कभी कभार कि कोई कांच का एक गिलास है, यदि उस कांच के गिलास में पानी भरा हो और उसमें अगर हम कोई पेंसिल या कोई छड़ डालें तो देखते हैं कि वो हमें छड़ कुछ तिरछी दिखाई देती है। ये छड़ का तिरछा दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन ही है। इस अपवर्तन के कारण ही वह छड़ हमें तिरछी दिखाई देती है। होता क्या है, यहाँ पर पहले हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो उसमें यही होता है, गिलास में हमने पानी भर दिया, कुछ भाग पानी का भरा हुआ है गिलास में। उसके बाद जब हम उसमें छड़ डालते हैं तो हम देखते हैं कि वह छड़ हमें तिरछी दिखाई दे रही है, क्योंकि गिलास में जहाँ तक पानी भरा है, पानी के बाद उसके बाद उसमें वायु हो जाएगी तो माध्यम बदल जाएगा। जब माध्यम बदल जाएगा तो वहीं से वह छड़ तिरछी दिखाई देने लगेगी। तो प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसे यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, यहाँ दो माध्यम है। एक माध्यम को लिख देते हैं हम सघन और दूसरा हो जाएगा विरल। अब सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, यहाँ पर जो लाइन खिंची हुई है, ये लाइन हमें दो माध्यमों को पृथक कर रही है। ऊपर वाला जो माध्यम है अलग है, नीचे वाला माध्यम अलग है। ऊपर वाले माध्यम को लिखा गया है सघन माध्यम और जबकि नीचे वाले माध्यम को लिख रहे हैं विरल माध्यम। अब सघन और विरल माध्यम क्या होता है, जो माध्यम घना होता है उसे कहा जाता है सघन माध्यम और जो माध्यम खाली होता है उसे कहा जाता है विरल माध्यम। किरण सघन से विरल में भी जा सकती है और विरल से सघन में, इसलिए यहाँ पर दो चित्र बने हैं। इस चित्र में किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है और इस फिगर में किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अब कैसे पहचानेंगे कि माध्यम तो हम जैसे देख नहीं सकते, वायु है तो हम क्या ऐसे बता सकते हैं कि ये घना माध्यम है, ये खाली माध्यम है तो ये सघन हो गया है विरल। तो उससे तो हम बता नहीं सकते कि माध्यम सघन है या विरल। तो हर माध्यम का होता है अपवर्तनांक, जिसे लिखा जाता है n से। तो यहाँ पर दो माध्यम है तो सघन माध्यम के अपवर्तनांक को n1 से लिख दिया और यहाँ पर विरल माध्यम के अपवर्तनांक को n2 से। यहाँ पर ऊपर विरल माध्यम है तो इसके अपवर्तनांक को n1 से और सघन माध्यम के अपवर्तनांक को n2 से। यही अपवर्तनांक जो माध्यम का होता है यही मतलब बताता है कि माध्यम सघन है या विरल। अपवर्तनांक हर माध्यम का निश्चित होता है, उसी अपवर्तनांक से हम पता कर सकते हैं कि माध्यम सघन होगा या विरल होगा। जैसे जल का अपवर्तनांक है तो जल का अपवर्तनांक 1.3 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। इसी तरह से और भी माध्यम होते हैं, इन सबके अपवर्तनांक निश्चित होते हैं। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वो माध्यम सघन होगा और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वो माध्यम विरल होगा। जैसे यहाँ पर हमने वायु और जल लिया तो वायु और जल लेने पर देखेंगे कि जल का अपवर्तनांक अधिक है जबकि वायु का कम है, तो यहाँ पर वायु विरल माध्यम हो जाएगी और जल सघन माध्यम। अब ये नहीं है कि हमेशा ही जल सघन माध्यम बना रहे। यदि हम जल और कांच ले लें तो इसके लिए अगर देखें तो कांच होगा विरल सघन माध्यम और जल होगा विरल माध्यम, क्योंकि कांच और जल को लेने से जल का अपवर्तनांक कम हो जाएगा और कांच का अधिक हो जाएगा। तो जो दो माध्यम हम ले रहे हैं उन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक देखने पर निर्भर करेगा कि वो माध्यम उसके सापेक्ष सघन होगा या विरल। तो माध्यम के हमें अपवर्तनांक दिए जाते हैं, इन्हीं अपवर्तनांक से हम पहचान सकते हैं कि माध्यम सघन होगा या विरल होगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन हो जाएगा और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वो माध्यम विरल हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें दो माध्यम दिए गए हैं, ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, जिसका अपवर्तनांक n1 और यहाँ पर विरल माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। ये माध्यम का सीमा पृष्ठ है। यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। यहाँ से ये किरण जब आ रही है तो ये इस बिंदु पर आपतित हो जाएगी। अब क्या होगा कि जब ये किरण इस बिंदु पर आपतित होगी तो यहाँ से माध्यम बदल जाएगा। यहाँ से जो किरण आ रही थी वो सघन माध्यम में चल रही थी, जब यहाँ से माध्यम बदलेगा तो
किरण अपने मार्ग से विचलित होगी, क्योंकि माध्यम बदलने से किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यहाँ से अगर ये माध्यम नहीं बदलता तो देखो ये डॉट डॉट करके जो लाइन खींची गई है, किरण एकदम ऐसे सीधी चली जाती, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। लेकिन जब माध्यम बदल गया है तो यहाँ से ये किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो इस किरण का विचलन हो रहा है, यानी अपवर्तन हो रहा है, इसलिए इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण। एक किरण डाली जा रही है, इसलिए इसे कहेंगे हम आपतित किरण। इस बिंदु पर एक किरण आपतित हो रही है तो इस बिंदु को कहा जाएगा आपतन बिंदु, और एक खींच दिया जाएगा आपतन बिंदु पर लंब, यानी पृष्ठ से 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो आई हो जाएगा, और अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो आर हो जाएगा, यानी अपवर्तन कोण। अब इस वाले चित्र में अगर देखें तो यहाँ किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही थी, जबकि यहाँ किरण विरल से सघन में जा रही है। तो अंतर क्या होगा? तो होगा क्या कि यहाँ से हमने किरण डाली, तो ये किरण डाल रहे हैं तो ये तो आपतित किरण कहलाएगी। यहाँ तक तो ये किरण आएगी, लेकिन इस बिंदु से क्या होगा कि माध्यम बदल जाएगा। जब इस बिंदु से माध्यम बदल जाएगा तो यहाँ से किरण का अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन यदि माध्यम नहीं बदलता तो ये किरण इस तरह से हमने डॉट डॉट करके जो खींची है एकदम सीधी चली जाती। लेकिन किरण ऐसी तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे माध्यम बदल रहा है। तो यहाँ से इस किरण का अपवर्तन हो जाएगा, यानी किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो इस किरण का विचलन हो रहा है, यानी अपवर्तन हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम अपवर्तित किरण। आपतित किरण अवलंब से जो कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे आपतन कोण आई, और अपवर्तित किरण अवलंब से जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे हम अपवर्तन कोण आर। अब दोनों ही चित्रों में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर किरण का जब अपवर्तन हो रहा है तो जो अपवर्तित किरण है वह अवलंब से दूर जा रही है, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए किरण का अपवर्तन हो रहा है तो ये किरण अवलंब के पास आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? सघन का मतलब होता है घना माध्यम, और विरल का मतलब होता है खाली माध्यम। जब किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी, अर्थात भरे हुए से खाली जगह पर जाएगी, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम कोई मेले वगैरह में जाएं, तो जब हम मेले में जाते हैं तो मेले के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, और मेले के बाहर खाली जगह होती है। तो जब हम मेले के अंदर पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा भरी हुई जगह होगी, तो हमें क्या होगा, सिकुड़ के चलना पड़ेगा। जबकि हम मेले के बाहर अगर चल रहे हैं तो वहाँ तो खाली जगह है, तो हम क्या हो सकता है, फैल के चल सकते हैं। तो यही है इसमें, सघन मतलब भरा माध्यम है और विरल मतलब खाली। तो जब भरे से खाली जगह में जाएंगे तो क्या होगा, सिकुड़ कर चलेंगे या फैल कर चलेंगे? फैल कर चलेंगे ना। तो यहाँ से किरण हो जाएगी अवलंब से दूर हट जाएगी। अब यहाँ पर किरण विरल से सघन में आ रही है, विरल का मतलब खाली और सघन का मतलब भरा हुआ। तो जब हम खाली से भरी जगह में आएंगे तो क्या होगा, सिकुड़ कर चलना होगा। तो इसलिए जब किरण विरल से सघन में आती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। यही अंतर है दोनों चित्रों में। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। अब है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो हम लोगों ने पिछले मतलब इसी लेसन में पीछे प्रकाश का परावर्तन पढ़ा हुआ था, तो उसमें परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे। इसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है परावर्तन अपवर्तन का एक जैसा होता है, उसमें परावर्तित किरण आती है और इसमें अपवर्तित किरण, बाकी सब सेम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमने ये तीनों लाइनें खींची हैं, आपतित किरण को, अपवर्तित किरण को और अभिलंब को, तो तीनों को हम कॉपी में खींच पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक हमें इस तरह से खींचनी पड़ रही हो लाइन। तो ये तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए। तो हमें पता है कि जब अपवर्तन होता है तो उसमें 2 माध्यम होते हैं, और एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो किरण आनी चाहिए वो एक ही रंग की होनी चाहिए। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण आई से लिखते हैं, ज्या का मतलब आगे साइन लगाना पड़ता है। अपवर्तन कोण आर से लिखेंगे, ज्या का मतलब आगे साइन लगा देंगे। का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को लिखा जाएगा 1n2 से। 1n2 का मतलब क्या है, n मतलब अपवर्तनांक, 1 मतलब पहला माध्यम और 2 मतलब दूसरा माध्यम। इसका तात्पर्य है कि किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। इस 1n2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n2/n1, 1n2। तो पहले से किरण दूसरे माध्यम में जा रही है,
तो दूसरे में जा रही है इसलिए n2 ऊपर आएगा और n1 नीचे। यदि किरण दूसरे से पहले माध्यम में जा रही होती तो यहाँ हम लिखते 2n1, अर्थात किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। 2n1 को लिखते n1/n2। पहले से मतलब दूसरे से पहले में जा रही है तो पहले वाला ऊपर दूसरे वाला नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा n1 sin i बराबर n2 sin r। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि पूछा जाए स्नेल का नियम किसे कहते हैं तो यही अपवर्तन का हम सेकंड नियम लिख सकते हैं। 1n2, तो 1n2 के बारे में हमने बताया कि किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी तो हमने लिख दिया था 1n2। इसे पढ़ेंगे क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 को हमने n2/n1 लिखा था तो n1 हो जाएगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक जबकि n2 हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 को हम n2/n1 लिख सकते हैं या चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/2n1। 1 में करके यदि लिख दें तो इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अब 1 मतलब पहला माध्यम था और 2 मतलब दूसरा माध्यम था। ऐसा भी हो सकता है कि माध्यम कांच हो और जल हो, तो कांच को हम इंग्लिश में जी लिखते हैं और जल को इंग्लिश में वाटर लिखते हैं तो W। तो यदि मान लो कोई किरण जल से कांच में जा रही है तो जैसे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी तो 1n2 लिख दिया था। इसी तरह से यदि कोई किरण जल से कांच में जा रही है तो उसे हम लिख सकते हैं WNG। WNG को यदि लिखें जैसे 1n2 को n2/n1, इसी तरह से WNG को तो जो यहाँ लिखा होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो आगे लिखा होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो WNG को लिख सकते हैं हम NG/NW। अब हमें पता है कि कहीं पर भी देखा जाए तो हर जगह वायु तो होती है, तो इसलिए किसी भी अपवर्तनांक को हमेशा वायु के सापेक्ष लिया जाता है। तो वायु को इंग्लिश में एयर यानी ए आगे हम लगा दें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। WNG को चाहें तो 1/, में करके लिखें तो उल्टा भी लिख सकते हैं GNW। इसी तरह से यदि किरण मान लो वायु से कांच में जा रही है तो हम उसे वायु से कांच में जा रही है तो ANG लिख सकते हैं। ANG को अगर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं NG/NA, जो यहाँ लिखा होता है उसे ऊपर और जो आगे लिखा होता है उसे नीचे। और 1/, में करके लिखें तो उल्टा भी लिख सकते हैं GNA। मान लो कोई किरण द्रव से कांच में जा रही है तो द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं हम लिक्विड, तो L से लिखेंगे, और कांच को G से, तो द्रव से कांच में जा रही है तो LNG। इसे यदि हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी तरह से अगर ANG को पढ़ें तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। WNG को पढ़ें तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। LNG को यदि लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं NG/NL, और अगर इसके आगे ए लगा दें तब कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई भी अपवर्तनांक होगा यदि किसी के सापेक्ष नहीं है तो वह हमेशा होता किसके सापेक्ष है, वायु के, क्योंकि हर जगह वायु होती है। और इसे अगर हम 1/, में करके लिखें तो उल्टा लिख सकते हैं GNL, अर्थात कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। तो यदि मान लो हमें द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया जाए और हमें निकालना है कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो इसे 1/, में करके निकाल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष का तात्पर्य है किसी माध्यम का स्वयं का अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण निर्वात से कोई अन्य माध्यम में जाती है या प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसके लिए यदि फॉर्मूला बनाएं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को लिखा जाएगा N से। प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे हम लिखेंगे N से। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो हमें पता होती है, आगे हमने पढ़ी भी है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और जो माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश की चाल या तो निकालनी होगी या दी जाएगी, और जिस माध्यम में चाल होगी उसी माध्यम का अपवर्तनांक निकलता है।
निरपेक्ष अपवर्तनांक की एक डेफिनेशन और होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण निर्वात से कोई अन्य माध्यम में जाती है या प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आपतन कोण को आई से लिखते हैं, ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं, ज्या मतलब साइन आर, का अनुपात कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे हम लिखेंगे एन से। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जो भी हमें मान दिए जाए। तो ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक।